हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस का जो सेकंड सेक्शन है, यानी फ्रेजल वर्ब्स, उस चैप्टर को। मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, यानी प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी और उसके बाद हम चैप्टर को, इस लेक्चर को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था पहले लास्ट लेक्चर में ही, पर फ्रेजल वर्ब्स वापस से आपको बता रही हूँ। दे आर एक्चुअली द सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स के सेट होते हैं। इन सेट्स में, ये जितने भी सेट्स होते हैं फ्रेजल वर्ब के, इनमें आपको एक प्रेपोजिशन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें पोजीशन बताने का काम करते हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस बताने का काम करते हैं। तो अभी हमें प्रेपोजिशंस नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ पॉइंट, ब्रीफ आइडिया दे रही थी। आपको शायद मालूम होगा कि जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अपवर्ड जो होता है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, इनवर्ड जो है वो प्रेपोजिशन है। अवे वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन है। तो ये सारे जो प्रेपोजिशंस होते हैं ये यूजुअली किसी भी वर्ब के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का, तो वो एक फ्रेजल वर्ब का सेट होता है। और ये फ्रेजल वर्ब्स भी इडियम्स की तरह, वोकैबुलरी की तरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब्स ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको वोकैबुलरी की तरह हमें लर्न ही करना पड़ता है। ठीक है, आप जित लर्न करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप रट्टा लगाओगे। कोशिश ये करिए कि आप जब भी रीडिंग करते हैं, आप जब भी कोई भी चीज अगर इंग्लिश में रीड कर रहे हैं, तो आप ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जब भी आपको कहीं रीडिंग के दौरान मिलते हैं, तो आप उन्हें याद रखने की कोशिश करिए। अब याद रखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है, या आप यूं कहिए कि जो याद रखने का प्रोसेस है, वो होगा कैसे? तो बच्चे याद रखिए कि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये फ्रेजल वर्ब्स, ये इडियम्स, ये वोकैबुलरी आपको फेस करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप फेस करोगे रीडिंग के दौरान, उतना ज्यादा बार बार एक ही वर्ड आपको अगर मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली वो वर्ड जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो देखो, इंग्लिश ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक दिन में लर्न करके कर सकते हैं। इंग्लिश एक्चुअली डिमांड करती है आपका बहुत ज्यादा पेशेंस। तो उसके लिए आपको रीडिंग जरूर करना चाहिए। ये रीडिंग आपको ओवरऑल इम्प्रूव करती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद कर लिए। इनफैक्ट आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इंग्लिश बहुत रिक्वायरमेंट है उसकी, तो आपको रीडिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बाद में समझ में आएगा। ठीक है, खैर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन बता दी है। इसी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स। ठीक है, 2 या 3 वर्ड्स को मिलाकर हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं। यूजुअली ये फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, या नाउन प्लस प्रेपोजिशंस के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है डिस्कशन का फ्रेजल वर्ब का, उसे हम शुरू कर रहे हैं हमारे पहले फ्रेजल वर्ब से। और ये फ्रेजल वर्ब शुरू होता है ब्रिंग से। देखो बच्चों, ब्रिंग जो है वो कुछ नहीं है बल्कि वर्ब है। अब इस ब्रिंग वर्ब में अलग अलग प्रेपोजिशन लगने से इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिंग वर्ड से पहला हम देखते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब को। सो जो हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है विद ब्रिंग, इट इज ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू मेंशन समथिंग, किसी चीज को सामने लेके आना, किसी चीज के बारे में आप किसी चीज को बताते हैं, तो हम ब्रिंग अप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ब्रिंग अप का ही पास्ट फॉर्म आपने सुना होगा, बॉट अप। ठीक है, और बॉट अप का मतलब भी क्या होता है? बॉट अप का मतलब होता है टू रियर समवन। टू रियर समवन, रियर समवन का मतलब किसी को पालना पोसना। ठीक है, जैसे अगर आप कहते हो कि आई वॉज बॉट अप बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेरा पालन पोषण मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है। सो ब्रिंग अप वर्ड या उसका पास्ट फॉर्म जो बॉट अप है या ब्रिंग अप, किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस की डिमांड होती है। ऐसा नहीं है बच्चों की आप ब्रिंग अप देख रहे हो और बॉट अप देखोगे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों एक ही है, पर हमने फॉर्म अलग अलग कर दिया है, फॉर्म चेंज किया है। फॉर्म चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब के कई मतलब होते हैं, और इसीलिए
इनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो अभी ब्रिंग अप का मतलब है टू मेंशन समथिंग, यानी कि सपोज आप किसी मीटिंग में हैं और आप मीटिंग में किसी एजेंडा को सबके सामने रखते हैं, तो आपने क्या किया, यू ब्रिंग अप द इशू, यू ब्रिंग अप द मैटर अमंग द कमिटी मेंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा इसका मीनिंग होता है टू रियर समवन, किसी का पालन पोषण करना। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपसे कहा आई वॉज बॉट अप बाय, सपोज मैंने ऐसा लिखा आई वॉज ब्रॉट अप बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस जो बच्चे हैं इसका अलग अलग मतलब होता है, आपको कंफ्यूज नहीं हो। बिल्कुल भी अलग अलग वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो एक वर्ड हो गया आपका ब्रिंग अप जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, और दूसरा है ब्रॉट अप जो मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज आर ओ। ठीक है, BROUGHT, ब्रॉट अप। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि काफी लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं इसको सही कर देती हूँ पहले। ठीक है, तो दोनों ही जो है एक प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, दूसरा जो है वो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। अब हमने लिखा है BROUGHT, ब्रॉट अप। ठीक है, ब्रॉट अप ये लिखा हुआ है। तो आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, इसका मतलब आपका पालन पोषण आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया था। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्क वॉज सिक एंड हैड टू मिस द पार्टी, सो प्लीज डोंट ब्रिंग इट अप, आई डोंट वांट हिम टू फील बैड फॉर मिसिंग इट। मैंने ऐसा सेंटेंस लिया है जिससे कि आपको पूरा जो सिचुएशन है वो समझ में आए। मार्क एक पर्सन का नेम है, वो बीमार था। ठीक है, वो बीमार है, इसीलिए सपोज कि उसका फ्रेंड जो है वो ये चाहता है कि वो मीट पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, वो पार्टी को मिस करेगा, इसीलिए उसको दुखी करने के लिए आप उसके बारे में कुछ भी मेंशन मत करिए। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि उसको इस बात से बुरा लगेगा, तो ये बात को सामने रखने की जरूरत नहीं है, इसी चीज के लिए हम ब्रिंग अप वर्ड यूज करते हैं। दूसरा मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, टू रियर समवन, यानी कि किसी का पालन पोषण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है बच्चों टू कॉज समथिंग टू हैपन, या टू कॉज समथिंग टू हैपन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के होने के लिए हम ब्रिंग ऑन फ्रेज यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ब्रॉटअप में मैंने आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से आपको याद रखना है, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म जो होता है वो होता है ब्रॉड। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो ब्रिंग ऑन वर्ड मिलेगा, अगर पास्ट टेंस का होगा तो आपको ब्रॉटन मिलेगा। ठीक है, पर इसका मीनिंग, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, टू कॉज समथिंग टू हैपन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, his lung cancer was brought on by years of smoking। तो यानी कि ये जो लंग कैंसर है ये उसे क्यों हुआ है, जो उसने सालों स्मोकिंग करी, जो उसने सालों तक स्मोकिंग की थी, उसकी वजह से ही ये जो है हैपन हुआ है। ठीक है, लंग कैंसर उसको हुआ है, तो समथिंग विच कॉज टू हैपन, उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, फ्रेज ब्रिंग ऑन। बट यहाँ पे आप देख रहे हो हमने ब्रॉटन यूज किया है बिकॉज ये पास्ट टेंस डिनोट कर रहा है आपको। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं, ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ आपको यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन नहीं मिल रहा था, यहाँ हमें इट प्रोनाउन मिला है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ब्रिंग इट ऑन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज विद कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको अगर कोई पर्सन चैलेंज करता है और अगर आप उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा कई बार बोलते हैं ना, लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसी के लिए हम बोलते हैं ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, यू वॉन्ट टू हैव अ रेस, ब्रिंग इट ऑन, आई कैन बीट यू। मैं आपसे या आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा है कंपटीशन के लिए, तुम्हें मुझसे रेस लगानी है, चलो लगा लो। ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं तुम्हें हरा दूंगा।
तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप अपना बोल्डनेस शो करते हैं, तो हम वहां पर ब्रिंग इट ऑन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट चैलेंज। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ब्रिंग डाउन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, ब्रिंग डाउन, किसी चीज को नीचे लेके आना। अब इसके दो मतलब होते हैं। पहले मतलब देख लिए, पहला वर्ड जो है, पहला फ्रेज जो है, उसका मीनिंग क्या है? टू कॉज समथिंग टू बिकम लेस और मेक समथिंग चीपर। ठीक है, किसी चीज को कम करना, अमाउंट में कम करना। ठीक है, और दूसरा उसको सस्ता बनाना, उसको चीप बनाना। एक दूसरे से ही ये दोनों फ्रेजेस जो, ये मीनिंग्स जो है वो रिलेटेड होते हैं। ब्रिंग डाउन का मतलब किसी चीज को सस्ता करना। अब जैसे देखो, पेट्रोल के दाम जो है अचानक से आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा हाइक पे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाई और किसी वजह से अगर उसका प्राइस जो हो रहा है वो नीचे आ गया, कम हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट हैज ब्रॉट डाउन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ब्रॉट डाउन का मतलब क्या हुआ? उसे सस्ता किया गया है, उसको मिनिमाइज किया गया, उसको रिड्यूस किया गया, उसको कम किया गया। तो ब्रिंग डाउन जो फ्रेज होता है बच्चों, वो यूज किया जाता है स्पेसिफिकली किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन में जहां पर आपको ये कहना है कि आप उस चीज को रिड्यूस कर रहे हैं, आप उसको कम करना चाहते हैं अमाउंट में, या फिर उस चीज को हम सस्ता बनाना चाहते हैं, चीप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्पाइट देयर प्रॉमिस दैट they would bring down the prices have gone on rising। ठीक है, लेट्स से कि हम हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं, उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया है। गवर्नमेंट अक्सर लोगों से, लोकल पीपल से क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके जरूरतों का ध्यान रखेंगे, प्राइसेस, महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन इन प्रोमिस के बावजूद भी अभी आप देख रहे हैं कि हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस हर चीज के इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रिंग डाउन का मतलब क्या लिया है? डिस्पाइट देयर प्रॉमिस, उनकी प्रॉमिस के बावजूद, दैट दे वुड ब्रिंग डाउन दी प्राइसेस, कि वो उन चीजों के प्राइसेस जो हैं, जो भी महंगी चीजें हैं, उनकी प्राइसेस में क्या करेंगे? कटौती, यानी कि उसको लेस करेंगे, उसको चीपर करेंगे। स्टिल प्राइसेस हैव गॉन ऑन राइजिंग, पर उसके बावजूद भी जो प्राइस है, जो आप कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो रहा है। सो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, रिड्यूस अमाउंट ऑफ समथिंग, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, टू मेक समथिंग चीपर, यानी किसी चीज को सस्ता बनाना, किसी चीज को रिड्यूस करना। इसके लिए आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। लाइक एक वर्ड हम और यूज करते हैं, उसको बोला जाता है कर्टेल। कर्टेल का भी मतलब होता है एक्सपेंसेस को कम करना, खर्च को कम करना, यानी खर्च कम करने के लिए भी हम ब्रिंग डाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये चारों अभी तक जितना भी बताया है वो आपको क्लियर है। यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रिंग अप। आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी ब्रिंग अप बता चुकी हूँ। सो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो टू कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है, वही, लेकिन यहाँ मीनिंग जो है वो डिफरेंट हम लेंगे। ये यूजुअली समथिंग नेगेटिव ये तब होता है जब आपको कुछ मेंशन करना होता है। ठीक है, जब आप कुछ मेंशन करेंगे तो हम नेगेटिव, जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं किसी, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम जब ब्रिंग अप वर्ड यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका फर्स्ट मीनिंग मैंने आपको ये बताया कि जब भी कहीं पे भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नेगेटिविटी अगर आप सबके सामने लेके आना चाहते हैं तो हम ब्रिंग अप वर्ड यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर मैंने एक और मीनिंग आपको समझाया था कि ब्रिंग अप का एक मतलब होता है पालन पोषण करना। तो यहाँ पे वही मीनिंग है, इट टेक्स एन इमेंस कमिटमेंट एंड अ लॉट ऑफ लव टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड प्रॉपरली। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को पालने पोसने में, उसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा डेडिकेशन, कमिटमेंट और प्यार उस बच्चे को देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है? आई हेट टू ब्रिंग दिस अप बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, यानी कि कोई यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वो ये बात सबके सामने बताना नहीं चाहता, सबके सामने मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन
उनकी मजबूरी है, बिकॉज उनके पास अभी पैसे कम है, शॉर्ट ऑफ मनी है, ठीक है। तो ब्रिंग अप वही था फ्रेज जो हमने पीछे डिस्कस किया था, यहाँ मैंने आपको उसका दूसरा मीनिंग एक्सप्रेस किया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ब्रिंग से रिलेटेड ये जो 4 हमने डिस्कस किए हैं फ्रेजल वर्ब्स, वो आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स विथ ब्लो। अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेजल वर्ब विथ ब्रिंग, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लो। तो ब्लो वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे आप बर्थडे केक्स के ऊपर हम कैंडल्स लगाते हैं, आप बच्चों को कहते हैं ब्लो दी कैंडल, यानी हम क्या कहने का मतलब वहां पे क्या होता है, ब्लो दी कैंडल्स का मतलब बुझाने का, ठीक है। तो आपको वहां पे ध्यान में रखना होता है कि हम इन एक्सप्रेशंस को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो हमारे पास है वो है ब्लो अप, ठीक है। ब्लो अप के 2 डिफरेंट मीनिंग होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ब्लो अप का पहला मीनिंग है एक्सप्लोड करना, ठीक है। कोई चीज अगर अचानक से बर्स्ट हो जाती है, ब्लो अप का पहला मतलब हुआ एक्सप्लोड करना, यानी बर्स्ट हो जाना। अचानक से आपने देखा होगा कई बार कार्स में ऐसा होता है, ये सिलेंडर्स होते हैं जो एक्सप्लोड कर जाते हैं, फट जाते हैं। तो ऐसे एक्सप्लोजन के लिए भी हम ये एक्सप्रेशन ब्लो अप यूज करते हैं। दूसरा इसका मीनिंग होता है बच्चों लॉस वंस टेम्पर। अचानक से आपको अगर किसी चीज पे गुस्सा आ जाए तो भी हम ये फ्रेज, ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यानी ब्लो अप का यूज आप सडन एंगर शो करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। सडन एंगर, या आप इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा बॉदरसम है, परेशान है, तो अचानक से आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आपका जो गुस्सा होता है उसके ऊपर फट जाता है, ठीक है। या आपके फटने का बात नहीं है, यहाँ पे आप नहीं फटेंगे, आपका गुस्सा भड़क जाता है। तो सडन एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर और इरिटेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड विद द फ्रेजल वर्ब ब्लो अप। हम ब्लो अप की सहायता से, ब्लो अप की मदद से इस एक्सप्रेशन को भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, द कार ब्लू अप एज सुन एज इट हिट द वॉल, यानी ब्लू अप का यहाँ पे देखो अभी पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने ब्लो अप बताया और यहाँ पे ब्लू अप दिया है। ब्लो अप प्रेजेंट के सिचुएशन में होगा, ब्लू अप मतलब आप पास्ट के किसी इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। आपने क्या कहा, द कार ब्लू अप, यानी कि वो एक्सप्लोड हो गया। यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है उसका, एक्सप्लोड, वो बर्स्ट कर गया। एज सुन एज इट हिट द वॉल, यानी कि कार जैसे ही वॉल से टकराई, जैसे ही वॉल के साथ हिट हुई, वो एक्सप्लोड हो गई, वो बर्स्ट हो गई, ठीक है, फट गई, उसमें आग लग गया। क्लियर हो गया, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो इसका है, टू लॉस वंस टेम्पर, यानी कि अचानक से गुस्सा हो जाना। माई डैड ब्लू अप एट मी व्हेन ही सॉ द बिल। सपोज कि आपने अचानक से बहुत सारे पैसे कहीं पे रेस्टोरेंट में खर्च किए और घर पे आपका बिल आ गया। अब उस बहुत बड़े से बिल को, बहुत सारे एक्सपेंसेस को देखकर आपके डैड आपसे नाराज हो गए, आपसे अचानक से गुस्सा हो गए। तो हम क्या यूज करेंगे, माई डैड ब्लू अप एट मी। ब्लू अप एट मी मतलब मुझ पर गुस्सा करे, किया उन्होंने, वो अपना टेम्पर लॉस कर गए, उनको बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने उस बिल को देखा, ठीक है। तो ब्लो अप के 2 मतलब हो गए, एक मतलब मैंने आपको बता दिया एक्सप्लोजन, अचानक से फट जाना, और दूसरा उसका मतलब होता है गुस्सा भड़क जाना, यानी आप अचानक से किसी पर गुस्से से रिएक्ट करते हैं, तो हम उस केस के लिए भी ब्लो अप फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ब्लो अवे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। देखो ब्लो अवे का मतलब होता है टू सरप्राइज, और आप कह सकते हो समथिंग शॉकिंग, कोई ऐसी चीज जो अचानक से आपको शॉक करे, आपको सरप्राइज करे, ठीक है। एक और इस वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं एस्टोनिश्ड, ठीक है। अचानक से आप शॉक्ड हो जाते हो, आप सरप्राइज होते हैं, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी समथिंग, आप किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बट इट हैपेंस, आपने ऐसा सोचा नहीं बट हो गया, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को डिनोट करने के लिए ही हम ब्लो अवे एक्सप्रेशन इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। क्या कहा गया है, द एंडिंग ऑफ द मूवी विल ब्लो यू अवे, ठीक है। सपोज मैं आपसे ऐसा कह रही हूँ, हमने कोई मूवी देखी, मूवी का जो लास्ट सीन था, मूवी का जो क्लाइमेक्स था, उस पे हमने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था,
लेट्स से कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमारे मूवी का जो हीरो है, जो मेन एक्टर है, उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। बट सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर एंड में मर जाएगा। तो आप अगर ऐसा सीन देखोगे तो आप क्या हो जाओगे, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, आपको शॉक लगेगा, आप एस्टोनिश्ड हो जाओगे। तो जब भी हम ऐसे सिचुएशंस को डिनोट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं ब्लो अवे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया, द एंडिंग ऑफ द मूवी विल ब्लो यू अवे, यानी कि मूवी की जो एंडिंग है, मूवी का जो क्लाइमेक्स है, वो तुम्हें सरप्राइज कर देगा, तुम्हें शॉक्ड कर देगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सेकंड वाला फ्रेजल वर्ब क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं, ब्लो डाउन। ठीक है, ब्लो डाउन का मतलब क्या हुआ, टू मेक, ये एस नहीं होगा, टू मेक समथिंग फॉल। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है। ब्लो डाउन का मतलब होता है हवा की वजह से किसी चीज का नीचे गिर जाना। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, विंड ब्लो कर रहा है, ठीक है, हवा बह रही है, तो क्या होता है, अचानक से कोई चीज नीचे गिर गई। कभी कभी अभी स्टॉर्म्स बहुत आ रहे थे, साइक्लोन्स आ रहे थे, तो आपने देखा कि आसपास के एरियाज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, अगर हवा की वजह से ब्लो डाउन, ये याद रखना है आपको कि ब्लो डाउन जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, ये एयर से रिलेटेड होता है। एयर कहने का मतलब मेरा विंड से है, हवा से। अब हवा की वजह से कोई चीज नीचे गिर रही है, हवा की वजह से किसी चीज में कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ और वो नीचे आके गिर गई, तो कोई पेड़ गिर गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, तो उस सिचुएशन में हम ब्लो डाउन एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लो डाउन एक्सप्रेशन आप तभी यूज करेंगे जब आपको वहां पर ये डिनोट करना है कि विंड की वजह से, तेज हवाओं की वजह से कोई चीज नीचे आके गिर गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ब्लो डाउन फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, अ ट्री, अ बिग ट्री हैड ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म। ठीक है, यानी एक बड़ा सा पेड़ तेज हवाओं की वजह से, यानी स्टॉर्म क्या होता है, जो तेज हवाएं चलती हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी साइक्लोन्स आ रहे थे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो तेज हवाएं चलती हैं, उस तेज हवाओं में जिसमें डस्ट भी होता है, बहुत ज्यादा विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं स्टॉर्म। ठीक है, हमने क्या कहा, अ बिग ट्री हैड ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म, यानी कि एक बड़ा सा पेड़ जो है वो क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया। ठीक है, गिर गया है नीचे, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन ब्लो डाउन। क्लियर? चलिए, तो आई होप कि आपको ये तीनों ब्लो से रिलेटेड जो हमने फ्रेजल वर्ब अभी यूज किया है, उसका मीनिंग भी क्लियर है, उसके एग्जाम्पल भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लो इन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लो इन। तो यहाँ पर अभी अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास दो वर्ड है, ब्लो और इन। ये आपका वर्ब है ब्लो, और उसके साथ इन आ गया। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही समझाया था कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, 80% केसेस में उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है, वर्ब और प्रेपोजिशंस का। ठीक है, कुछ ऐसे भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिसमें शायद यहाँ पे एडवर्ब दिया हो या नाउन दिया हो, पर मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब जो होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन इसी से बनी होती है, यानी वर्ब्स का एक प्रेपोजिशन के साथ। तो यहाँ पे भी ब्लो इन था, ब्लो डाउन सेम केस, ब्लो अवे, ब्रिंग अप। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है। अब हम बात करते हैं इस वर्ड की मीनिंग की। ब्लो इन जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग होता है बच्चों, टू अराइव और एंटर अ प्लेस सडनली। ठीक है, यानी टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन टू प्रेजेंट देयर और टू अराइव देयर। आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपके घर वो पर्सन आ जाएगा या किसी प्लेस में चला जाएगा। ठीक है, वो वहां नहीं कभी एक्सपेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर कोई पर्सन अनएक्सपेक्टेडली कहीं पहुंच जाता है, अचानक से अराइव हो जाता है, और आपने उम्मीद नहीं की होती है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो उसी सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हम जो एक्सप्रेशन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं उसे कहा जाता है ब्लो इन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, टू अराइव और एंटर अ प्लेस सडनली। ये सिंपल वर्ड्स मैंने लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, विदाउट योर एक्सपेक्टेशन, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन टू बी देयर, बट अगर वो आ जाता है तो आप शॉक्ड होंगे ना। तो अगर किसी का अराइवल अनएक्सपेक्टेड है, आपने उम्मीद नहीं की बट वो प्रेजेंट है, तो हम उसी सिचुएशन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लो इन। अभी एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, चार्ली एंड मे जस्ट ब्लू इन फॉर अ विजिट। सो मे इज अ नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पे मंथ का नेम नहीं है, हम मे वर्ड यूज कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए। तो चार्ली और मे, ये दो लोग जो हैं वो उन्होंने विजिट किया, जस्ट ब्लू इन फॉर अ विजिट, ठीक है, वो विजिट के लिए वहां पर अराइव हुए हैं, वो वहां पे अनएक्सपेक्टेडली अराइव हुए हैं। यानी कि चार्ली और मे को हमने वहां पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि चार्ली और मे वहां पहुंचेंगे। लेकिन अगर वो वहां किसी भी जगह पर विजिट कर रहे हैं, and if the visit is unexpected, you were not expecting them at the place, but if they have arrived there unexpectedly, we use the expression blow in, ठीक है। सो आई होप कि ये चारों अभी मैंने आपको जो बताया और वो 5 एक्सप्रेशन जो हमने ब्रिंग से डिस्कस किए, वो फ्रेजल वर्ब्स आपको क्लियर है। फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन बच्चों ये याद रखिए कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको खुद से पढ़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्स को, हमारे रेस एकेडमी कोर्स को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको बहुत सारी ऐसे लेक्चर्स जो है वो आपको मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट मेथड से इसको लर्न कर पाएंगे। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीडिंग। विदाउट रीडिंग आप कभी भी जल्दी से अच्छा मार्क्स जो है वो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में होता है, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर अपना अटेंशन डेफिनेटली रखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसी तरीके से कोई दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।